बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज इस सेलो में हम जिस ऑर्गेनल को कवर करेंगे वो आपके पास पैरोक्सिसोम है और हम इसी के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि वैक्यूल्स को भी आज ही कवर कर लें। पैरोक्सिसोम्स क्या है? जब हम साइटोप्लाज्म में माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारा जो सेल है ना, इसमें आपको जहां बहुत सारे और ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, वहीं आपको यूं कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इन्हें हम माइक्रो बॉडीज का नाम देते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़े, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं। माइक्रोस्कोपिक से क्या मुराद है? माइक्रोस्कोपिक से मुराद है कि अगर आप इसे जूम करके देखो तो आपको नजर आएगा कि ऐसे इनके राउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर है और अंदर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंस पड़े हुए हैं। ये यूजफुल भी हो सकते हैं और वेस्ट भी हो सकते हैं। और यूजफुल में ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसा हमने लाइसोसोम में देखा था। तो ये जो कंसेप्ट है ना, कि आपको वो कुछ छोटे छोटे डोट्स नजर आ रहे हैं जिन्हें आप डिटेल देखते हो तो वो सिंगल मेम्ब्रेन है और उसमें कुछ यूजफुल चीजें पड़ी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज। ऐसी ही एक नई माइक्रोबॉडी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरोक्सिसोम, और इसी के साथ हम ग्लाइकोक्सिसोम को भी देखेंगे। प्रेजेंस है, सिंपल चीजें होती हैं एमसीक्यूज के लिए, यूकैरियोटिक सेल्स में है जिनमें आपके पास प्लांट, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट सभी आ जाते हैं। स्ट्रक्चर देखो, सिंगल लिपिड की एक लेयर है, ठीक है ना, लिपिड की एक लेयर है। उसके अंदर जब आप देखते हो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास बाय लेयर बना रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक सिंगल मेम्ब्रेन लेयर होती है, ठीक। और इसमें है क्या? कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब जरा याद करो, लाइसोसोम भी तो यही चीज थी। फर्क कहां पे आएगा कि ये जो एंजाइम है ना पैरोक्सिसोम के, ये लाइसोसोम्स वाले एंजाइम से जरा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? वो चीजों की डाइजेशन कर रहे थे। इनका काम डिफरेंट होगा, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को नाम भी डिफरेंट दिया है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हम देखते हैं ये एनिमल सेल्स में नुमाया होते हैं, लेकिन जो हायर एडवांस प्लांट्स हैं, सिंपल नहीं एडवांस, यहां हायर से मतलब एडवांस है, उनमें भी हमें ये मिलते हैं। और इनकी खसूसियत ये है कि इनके जो डिफरेंट एंजाइम्स है ना, ये असल में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इन एंजाइम की फीचर है कि इन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन करवाने हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, जिसे हम हाईलाइट करेंगे अपने टॉपिक में। ओरिजिन क्या है? अब आपने ओरिजिन याद रखना है, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एक ओरिजिन ये है कि आपके पास जो पैरोक्सिसोम है ना, ये पहले से मौजूद पैरोक्सिसोम की डिवीजन से बने। एक पैरोक्सिसोम है, वो पैरोक्सिसोम जो है डिवाइड करके दो पैरोक्सिसोम बना दे। एक मेथड तो ये है, ठीक है, इसे हम सिंपली कह रहे हैं फिशन हो रही है। दूसरा जो मेथड है इसे हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस। ये जो डिनोवो है ना, ये आपको बायो में मिलेगी। ये बायोलॉजी में आप समझ लो एक टर्म है जो आप अक्सर जगहों पे देखोगे। और डिनोवो का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब होगा जीरो से, नए सिरे से बनना। यहां पे जीरो से नहीं है, यहां पहले से एक पेरेंट स्ट्रक्चर था जो डिवाइड करके दो नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डी नोवो का मतलब है कि जीरो से एक एक मॉलिक्यूल को दोबारा से जोड़ के किसी चीज को वजूद में लाना। तो डिनोवो सिंथेसिस में फिर आप देखोगे पुराने पैरोक्सिसोम से सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगी। अब आपने देखना है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो बुक है उसमें सही से दी हुई है कि नहीं। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। आपके पास एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम वो स्ट्रक्चर है जो पेरोक्सिसोम बनाता है। गोल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर आपकी किसी बुक में, मल्टीपल बुक्स हैं, अगर किसी बुक में आपको गोल्जी ऑपरेटस का लफ्ज मिले तो कांटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक हो गया। होता क्या है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अब जरा आपने ध्यान से देखना है, ये देखो, ये मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक सिस्टर्नी है, वो जो एक वेसिकल है, सैक है। इसमें आप देखते हो कि आपके पास एक वेसिकल बर्ड ऑफ करती है और बर्ड ऑफ करने के बाद यू सेपरेट होके सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। ये जो वेसिकल अभी अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होके आई है ना, कहां, साइटोप्लाज्म में। अब आप देखोगे कि साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स बनेंगे। कौन से एंजाइम्स? जो भी हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में बनेंगे। वहां से बनने के बाद आप देखोगे इन्हें इन वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कौन सी वेसिकल्स? जो अभी अभी बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब आपके पास इन वेसिकल में साइटोप्लाज्म से ऑक्सीडेटिव एंजाइम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अब आप इस वेसिकल को नाम दोगे ऑक्सीसोम का। क्लियर हुआ? ये आपके पास थी डिनोवो सिंथेसिस। ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने, तब आपको इस लाइन की समझ आएगी कि हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं, किसकी तरफ इशारा है? इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की तरफ इशारा है कि इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम साइटोसोल से लेते हैं और ईआर से बनने वाली वेसिकल्स को दे देते हैं। कौन सी ईआर से बनने वाली वेसिकल? ये वाली, ये जो अभी अभी बनी है। जब आपके पास इस वेसिकल के पास ये एंजाइम आ जाते हैं साइटोसोल से, तो आप कहते हो ये क्या है? डिनोवो सिंथेसिस हुई है पेरोक्सिसोम की। हां जी आयमा, सादिया, जन्नत, मिसेस जका, क्लियर है? जी सर। गुड, शाबाश। ये देखो, ये अब आपके पास उसका एक 2D स्ट्रक्चर है, सिंपल सा। सिंपली एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर उसका वो मैट्रिक्स है, लिक्विड पोर्शन है, जिसमें आपके पास एंजाइम्स दिखाए हुए हैं। ठीक हो गया। फंक्शन क्या है? कहता है कि जो पेरोक्सिसोम्स है ना, ये आपके पास उन सेल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो सेल्स लिपिड की सिंथेसिस करवाते हैं, उसकी स्टोरेज करवाते हैं और उसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। आसान अल्फाज में, वो सेल्स जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं ना, इनमें आप देखते हो पेरोक्सिसोम्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये वहां पे ज्यादा होते हैं। अब लिपिड वहां पे मौजूद है तो ये वहां क्या करते हैं? ये वहां पे उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन क्या होती है? फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में हम कहते हैं कि हम वहां पे बड़े बड़े फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को छोटे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में, बल्कि वो फैटी एसिड भी नहीं रहते, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को फिर सेल इस्तेमाल में लाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हम ये बात पढ़ते हैं ना कि लिपिड जो है ये एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड्स हैं। सेल ने जब एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ लिपिड्स की शक्ल में भी एनर्जी स्टोर करता है। क्यों? ताकि जब जरूरत पड़े तो उससे वो एनर्जी लेके इस्तेमाल में लाए। कैसे लाता है? पेरोक्सिसोम के थ्रू। क्यों? लार्ज फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करता है और उनसे जो छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाता है। लेकिन यहां तक का प्रोसेस बड़ा अच्छा है सेल के लिए, सेल को बेनिफिट ही बेनिफिट है। मसला यहां पे आता है कि जब हम
फैटी एसिड्स की या लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं, तो यहां हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बायो में आपने इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, सिग्निफिकेंस है, उसको देखना है। ये आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। कंप्लीट लिखो अपने पास रजिस्टर पे, H2O2 क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। लिविंग सेल में जो ROS होते हैं ना, ये बड़े नुकसानदेह होते हैं। रिएक्टिव है ना, नाम से पता लग रहा है। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है ना, ये इनके सामने सेल की जो चीज आती है, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करके उसे चेंज कर देते हैं। अब सेल जो है, ये आपके पास बड़ा ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, हर चीज बड़े अच्छे से बनी हुई है, बड़ी अच्छे से एक अपनी जगह पे प्लेस है और वहां पे अपना वो काम कर रही है। अब अगर आपके पास सेल में लिपिड मेटाबॉलिज्म के दौरान ROS बन जाए, ये क्या करेगा? इसके सामने जो चीज सेल की आएगी, उसके साथ रिएक्ट करके उसको चेंज करना शुरू कर देगा। और चेंज ऐसा होगा कि आप देखोगे कि वहां पे आपके पास ये उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, उसके बॉन्ड्स ब्रेकेज कर रहा होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वो जो ROS की वजह से सेल डैमेज होगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आज आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, बड़े अच्छे से याद कर लो। आपको MD कैट में और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये कंसेप्ट दोबारा सुनने को मिलेंगे। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है। अब क्या करें? एक फायदा तो हमें पेरोक्सिसोम दे रहा है कि वो आपको फैटी एसिड से एनर्जी बना के दे रहे हैं। दूसरा फायदा पेरोक्सिसोम जो देगा, वो आपको इस ROS से बचाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। कैसे बचाएगा? इसके पास एक स्पेशल एंजाइम है, कैटालेज। कैटालेज जो है, ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसे पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब पानी और ऑक्सीजन तो पहले भी है सेल के पास, ये ROS नहीं है, ये सेल को नुकसान नहीं देते। तो कैटालेज इस तरह से या पेरोक्सिसोम्स इस तरह से सेल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है। अब इटसेल्फ ये जो फिनोमेना था, ये क्या था कि कैटालेज की मदद से पेरोक्सिसोम ने एक हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। यही काम, इसी से मिलता जुलता काम आप देखते हो कि पेरोक्सिसोम लिवर और किडनी सेल्स में भी करता है। और वहां इसका काम यह होता है कि जो आपके पास टॉक्सिक मटेरियल आ रहे होते हैं ना, आप जब फूड इनटेक करते हो तो आपके फूड के थ्रू या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू चीजें लिवर को जाती हैं। और अगर आपने कोई ऐसी टॉक्सिक चीज इंजेस्ट कर ली है तो वो भी कहां जाएगी? लिवर को। इसी तरह आपकी बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है, जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है, वो कहां जाता है? किडनी को। तो ये आपकी बॉडी के 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे टॉक्सिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखते हो इन्हें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके सेल्स में पेरोक्सिसोम्स बहुत ज्यादा है। और वो क्या करते हैं? वो यहां पे आने वाले टॉक्सिक कंपाउंड्स को, फॉर एग्जांपल एथेनॉल, अल्कोहल, अल्लाह का शुक्र है हम नहीं पीते, लेकिन जो कौमें पीती हैं, जो लोग पीते हैं उनके लिए तो ये जहर है। तो वहां फिर क्या होता है कि जब लिवर और किडनी में ये वेस्ट जाते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स जाते हैं, तो आप देखते हो वहां पे कैटालेज इन्हें लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करता है ताकि बॉडी इन्हें एलिमिनेट कर सके। ठीक है? अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसकी शान है कि सेल के, देखो सेल इटसेल्फ बहुत छोटा स्ट्रक्चर है और उसमें भी मजीद उसके सबसे छोटे स्ट्रक्चर से अल्लाह ताला कैसा जबरदस्त काम ले रहे हैं। यही सारी चीज मैंने आपको पेरोक्सिसोम की, इसमें कुछ खास नहीं है, एक एनिमेशन में भी दिखाई हुई है। आपके पास ये स्लाइड मौजूद होगी, आपने उसमें इसको देख लेना है, कोई नई चीज नहीं है। सेकंड आपके पास है जी ग्लायोक्सिसोम्स। ये देखो, ये एक आपके पास माइक्रोस्कोपिक डायग्राम को जूम करके दिखाया हुआ है कि जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये किस तरह से नजर आ रहे हैं। ग्लायोक्सिसोम्स क्या है?
ये बच्चों आपके पास पेरोक्सिसोम की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि ये पेरोक्सिसोम की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ये जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ना, ये हर सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। ये फिर कहां मौजूद होती है? ये आपके पास प्लांट्स के उन सीड्स में मौजूद होती है जिन सीड्स में फैट और ऑयल बहुत ज्यादा स्टोर किया होता है। अब हमें यहां से एक और एक्स्ट्रा बात पता लगती है कि जो प्लांट के सीड्स है ना, वो स्टोरेज कंपाउंड के लिहाज से दो तरह के हैं। एक सीड वो है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, और दूसरे सीड्स वो हैं जिनमें फैट और ऑयल यानी लिपिड बहुत ज्यादा स्टोर होता है। मकसद दोनों का एक ही है कि जब उस सीड में से प्लांट ग्रो कर रहा हो तो उस ग्रोइंग प्लांट को एनर्जी दी जाए, फूड दिया जाए। कुछ सीड उस फूड को कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में और कुछ आपके पास उसे लिपिड की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर, पीनट। अब आपके पास ये जो लिपिड है, इसकी डाइजेशन करोगे, इसकी ब्रेकडाउन करोगे, तभी तो एनर्जी आएगी ना। तो वो कौन करते हैं? अभी हमने देखा पेरोक्सिसोम में ये फीचर है, उसमें ये खसूसियत है। लेकिन लिपिड्स को बॉडी डायरेक्ट यूज नहीं करती, बॉडी प्रेफर करती है या लिविंग सिस्टम प्रेफर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर आप देखते हो यहां पे ग्लाइकोक्सिसोम्स की सिग्निफिकेंस आती है। ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या करते हैं? ग्लाइकोक्सिसोम्स का काम होता है कि ये जो सीड है, जब इसमें से बेबी प्लांट ग्रो करने लगे तो सीड में जो लिपिड्स है ना, इन्हें कन्वर्ट किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स में, ताकि इन कार्बोहाइड्रेट्स को वो बेबी प्लांट फूड के तौर पे यूज कर सके। ये जो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है, ये ग्लाइकोक्सिसोम्स करके देते हैं। किनमें? ऐसे सीड्स में जहां पे लिपिड्स की स्टोरेज ज्यादा होती है। ये लिपिड का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में क्या हो रहा है, और दूसरा कि ये कहां हो रही है, सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये काम करवाता है। अब जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं, इन्हें अब इस यंग बेबी प्लांट ने एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करना है, ताकि वो अपने सेल की एक्टिविटीज परफॉर्म करे, और जहां उसे नए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, सिंपल चीजें, सिंपल है, इसलिए मैं एनिमेशन पे नहीं जा रहा कि आपने ये चीजें पढ़नी है, इजीली अंडरस्टैंड भी कर लोगे। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड बड़ा सिंपल आपके पास एक स्ट्रक्चर है वैक्यूल। कहते ये भी वेसिकल ही है, जिसमें आप देखते हो सिंपली उसे मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ है और अंदर इसके कुछ चीजें हैं। अब हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्लांट्स में नुमाया होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। ये आपके पास प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट और एनिमल्स में भी होता है। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स जो फंजाई, एनिमल्स, प्रोटिस्ट हैं, इनमें वैक्यूल छोटे साइज का होता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लांट में आप देखते हो कि उनके सेल में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है। इतना बड़े साइज का होता है कि ये सेल के सेंटर को ऑक्यूपाई करके बाकी तमाम ऑर्गेनल्स को किनारों के अंदर, पेरिफेरी के अंदर धकेल देता है, और सेंटर में खुद होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर आप यहां देखो डायग्राम में, इसकी मेम्ब्रेन को हम स्पेशल नाम देते हैं, ये अंडरलाइन कर लो, टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट आपके पास वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है। करेगा क्या? वैक्यूल का काम है कि जहां ये सेल में आने वाले वाटर को स्टोर करता है, वहीं आप देखते हो कि ये बहुत से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर रहा होता है, जिनमें से एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीजों को ये स्टोर कर रहे हैं। अगर तो वो यूजफुल चीजें हैं तो जब सेल को जरूरत होगी वो यूजफुल चीजें सेल को दोबारा दे दी जाएंगी, और अगर तो वो वेस्ट है तो जहां पे वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, खतरा होगा कि इससे ज्यादा होने पे ये टॉक्सिक हो सकता है सेल के लिए, उस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसकी मेम्ब्रेन क्या है? टोनोप्लास्ट।
ओरिजिन देखो, अब देखो ये टॉपिक पढ़ते वक्त अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप स्टेटमेंट्स हेडिंग्स कैसे बना सकते हो, इंपॉर्टेंस बताओ, टोनोप्लास्ट की हेडिंग दो, अकरेंस की दो, ओरिजिन की हेडिंग दो। ओरिजिन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहां से ये बन रहा होता है। अब जो बेबी प्लांट है ना, इम्मेच्योर प्लांट है, प्लांट सेल है, इसमें आप देखते हो बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जब एक नया सेल बनता है सेल डिवीजन के बाद तो उसके पास मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेल ग्रो करता है हम देखते हैं ये स्मॉल वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। काम क्या है जी? जो वैक्यूल है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को हाई रखा जाता है। क्यों? ताकि इसमें बाहर से वाटर आता रहे। ठीक है, वैक्यूल में सॉल्ट कंसंट्रेशन को या सोल्यूट कंसंट्रेशन को हाई रखा जाता है। जब वैक्यूल में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब सेल में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होने का मतलब वाटर ज्यादा है, तो वाटर बाहर से सेल में आएगा, सेल से जाएगा वैक्यूल में, और वैक्यूल जो है वो वाटर से जब फिल हो जाएगा तो आप देखोगे कि सेल जो है वो आपके पास रिजिड हो जाएगा। हम कहते हैं कि सेल में एक प्रेशर जनरेट हुआ है जिसका नाम है टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर क्या करता है? ये सेल को और प्लांट बॉडी को रिजिड रखता है, उसे टर्जिडिटी देता है ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे। अगर टर्गर प्रेशर लॉस हो जाए तो आप देखते हो प्लांट विल्ट कर जाता है, आपको सेल्स इस शेप में नजर आते हैं, और टर्जिडिटी में आपको सेल इस शेप में नजर आ रहा है। अब जरा इस डायग्राम को आप जूम करके देखो तो आपको पता लगेगा कि आपके पास ये देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरह सेल वॉल के साथ अटैच हुई हुई है, देख रहे हो? क्यों? क्योंकि वैक्यूल में पानी स्टोरेज की वजह से टर्जिडिटी आ गई है और पूरा सेल टर्जिड हो गया। जबकि लास्ट में देखो, इस केस में आप देखते हो जब वाटर लॉस हो जाता है तो आपके पास किस तरह वैक्यूल श्रिंक करता है। वैक्यूल श्रिंक करता है तो पूरा सेल श्रिंक करता है। जब सेल श्रिंक करता है तो ये देखो आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से दूर हट गई है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेल जो है वो विल्ट कर गया, मुरझा गया है। जब सेल्स मुरझाता है तो आप देखते हो पूरा प्लांट मुरझा जाता है। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट की बॉडी को रिजिड और अपराइट रखने में। अब प्लांट सेल्स जो है जब ये ग्रो कर रहे होते हैं ना तो यहां भी वैक्यूल की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ग्रोथ में आप देखते हो दो काम हो रहे होते हैं। एक तो आपके पास ये पेरेंट सेल डिवाइड करके दो स्मॉल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, मैं एक रैंडम स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको आइडिया देने के लिए। ये भी ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा ग्रोथ का फेस होता है कि आप देखते हो कि ये जो नए सेल्स बने हैं स्मॉल साइज के, ये लार्ज करते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, ये भी आपके पास ग्रोथ होती है। ये जो सेल का साइज बढ़ रहा है और इस वजह से जो ग्रोथ हो रही है, इसमें वैक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के दौरान जब साइज इंक्रीज करता है, जहां सेल में नए स्ट्रक्चर बनते हैं, वहीं हम देखते हैं कि इसके वैक्यूल में पानी को बहुत ज्यादा स्टोर किया जाता है ताकि वैक्यूल का साइज बढ़े। जब वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो सेल साइज बढ़ने से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होगी। किस हद तक वैक्यूल साइज बढ़ सकता है? आप देखते हो कि आपका जो सेल है प्लांट में तकरीबन 80% तक उसमें वैक्यूल का वॉल्यूम, वैक्यूल का साइज हो सकता है, और वो किस वजह से? पानी की वजह से। ठीक हो गया? वैक्यूल इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट के तौर पे भी काम करते हैं। टर्गर प्रेशर तो जनरेट करेगा, हमने शुरू में कहा था यहां बहुत सारी चीजें स्टोर भी होंगी, ठीक है, जिनमें आपके पास ये कुछ कंपाउंड्स मेंशन हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है,
मैंने वहां हाईलाइट किया था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां स्टोर होंगे वहां पे कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। अब वैक्यूल जो है इसमें आप देखोगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं इनमें लाइसोसोम नहीं होते। अब अगर याद करो शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपसे पूछा था प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। आई थिंक सो आयमा ने मुझे बताया था कि वहां आपके पास एक जगह लाइसोसोम्स हैं दूसरी जगह नहीं है। ठीक है। अब लाइसोसोम क्या करते हैं? ये सेल में डाइजेशन कराते हैं। प्लांट में तो लाइसोसोम नहीं है लेकिन डाइजेशन वहां भी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो फिर वैक्यूल में स्टोर होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपको यहां भी और एमडी कैट में भी फायदा देगी कि हमारे पास वैक्यूल का प्लांट में वही काम होता है जो लाइसोसोम का एनिमल सेल में होता है। क्लियर हुआ? इसको लिख लो कहीं पे। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है फिर आप देखते हो कि लाइसोसोम्स की एब्सेंस में भी ये प्लांट सेल के अंदर चीजों की ब्रेकडाउन करते हैं, चाहे वो फूड है, वेस्ट है या सेल का कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? इसी के साथ साथ आप देखते हो कि आपके पास एक और बहुत यूनिक प्रॉपर्टी आती है। अब ये कुछ अनकन्वेंशनल फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। हमें पता है ना कि प्लांट्स जो हैं इन्हें हर्बीवोर्स ईट करते हैं फूड के तौर पे। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स में आप देखते हो कि उनके जो वैक्यूल्स है ना उनमें पॉइजन स्टोर होता है, टॉक्सिक मटेरियल स्टोर होता है, ताकि वैक्यूल में जब जो पॉइजन है ये स्टोर हो तो इस पॉइजन की वजह से जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट को ईट ना करें। तो देखो वैक्यूल यहां पे प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। एंड पर हमारे पास ये जो वैक्यूल्स हैं इनकी कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं। एक तो ये वैक्यूल है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया प्लांट सेल वाला, लेकिन कुछ वैक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इससे जरा डिफरेंट होते हैं। इन्हीं में से एक आपके पास है फूड वैक्यूल। देख रहे हो? अब ये जो फूड वैक्यूल है ना ये आपको प्रोटोजोआ जैसे ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है इसके पास ये फूड वैक्यूल है। और फूड वैक्यूल इसमें बनता कैसे है? एंडोसाइटोसिस से। याद करो लाइसोसोम के फंक्शन में मैंने फूड वैक्यूल का कंसेप्ट दिया था कि जब फूड की इनटेक हो रही थी तो सेल मेम्ब्रेन ने उसके राउंड मेम्ब्रेन कवरिंग की थी। जब सेल मेम्ब्रेन फूड के राउंड मेम्ब्रेन कवरिंग करके उसकी फेगोसाइटोसिस करती है तो हम इसे फूड वैक्यूल कहते हैं, जिसको फिर लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करवा रहे थे। याद आया? तो ये एक आपके पास स्पेशल टाइप है जी वैक्यूल की। नेक्स्ट आपके पास जो एक और यूनिक केस मिलता है वो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये आपके पास इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। वहां पे ये क्या कर रहा होता है कि इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में बाहर से पानी बहुत ज्यादा आ रहा होता है इनकी बॉडी में, तो ये वैक्यूल फिर उस एक्स्ट्रा वाटर को दोबारा बाहर एलिमिनेट कर रहा होता है ताकि सेल जो है वो नॉर्मल रहे। अब ये आपके पास वो फ्लो चार्ट है जिसमें मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तमाम फंक्शन बता चुका हूं। आराम से इसको आपने देखना है, एक दफा बुक से पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर समझ आ गया, ये अब आपके पास समरी है जी। एग्जाम नाइट से पहले आराम से इसको देखो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर। ये लास्ट पे आपके पास एनिमेशन है। जो बच्चे क्यूआर कोड के थ्रू मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो को यहां पे एंड पे पॉज करेंगे और इस एनिमेशन को देखेंगे। वही चीज है जो मैं बता के आया हूं। जो बच्चे लाइव हैं इन्हें हम लाइव दिखाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ आई होगी, बेसिक सी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप आज का लेक्चर हमारे लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपको लेक्चर के साथ क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनल से लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।